हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना केमिकल काइनेटिक्स के 4 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात रासायनिक बल गतिकी के 4 लेक्चर के बारे में अपनी बात हो चुकी है। आज अपन इसके 5th लेक्चर की बात करेंगे, 5वें की, केमिकल काइनेटिक्स का 5वां लेक्चर। इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके? अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में अपनी बात हो चुकी है। आज अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किससे कहते हैं? परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्रथम कोटि अभिक्रिया की? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को किससे लिखते हैं? dx/dt। किसके समानुपाती? अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। किसे कहेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग dx/dt से वेग को अपन दर्शाते हैं किसके समानुपाती? अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। ये परिभाषा सबको समझ में आई प्रथम कोटि अभिक्रिया की। किसे कहेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम। क्या पढ़ेंगे इसके लिए? वेग नियम। जैसे मैं बात करूं एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, अपन बात करते हैं। जैसे ये कोई अभिक्रिया है, इससे ये बन रहा है उत्पाद। इसके लिए अपन बात करें प्रारंभ में, प्रारंभ में अपन ने इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान रखी है, मान लो A मोल प्रति लीटर, और इसकी है 0। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर, 0 पर। अब इसके कितने मोल है? प्रारंभिक मोलों की संख्या A मोल प्रति लीटर है, ये मोल प्रति लीटर, और ये मोल, ये है 0 मोल प्रति लीटर। ये अभिकारकों की सांद्रता दे रखी है, और t समय पर सांद्रता। अब मैं बताना चाहूंगा इसके t समय पर इसके अक्ष मोल उत्पाद के बन जाते हैं। किसके? उत्पाद के। तो यहां पर कितने बचेंगे? A माइनस अक्ष बचेंगे। कितने बचेंगे? A माइनस अक्ष। तो अपन बोल सकते हैं एक सामान्य अभिक्रिया है ये, और इसमें प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, और उत्पाद यहां पर t बराबर 0 समय पर क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। t समय पर कोई भी टाइम हो सकता है, t समय पर यदि A अभिकारक के में से कुछ अक्ष मोल उत्पाद में बदल जाते हैं, तो एक की कितनी मात्रा बचेगी? A माइनस अक्ष मोल प्रति लीटर, और ये कितने बच गए? अक्ष मोल पर लीटर। ये बात समझ में आई? यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वेग dx/dt। आप जानते हो वेग क्या होता है? ये इस वेग को इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसका समय परिवर्तन के साथ अध्ययन करेंगे, और अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कैसा होता है? ऋणात्मक परिवर्तन होता है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? वेग माइनस dA/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वेग को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बड़े वाले A से दर्शा सकते हैं, इससे इनकी सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है, और इससे दर्शा सकते हैं माइनस dA माइनस x/dt, समानुपाती किसके? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है?
1 के क्या है ये समानुपाती, इसकी प्रथम घात, और इस प्रथम घात को अपने को लिखने की जरूरत यहां पर नहीं होती, इसको लिखित अभिकारकों की, सॉरी यहां पर मैं बताऊंगा अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो अभिकारकों की सांद्रता यहां पर क्या है a माइनस x है, अभिकारकों की सांद्रता यहां पर क्या है a माइनस x। तो जनरली यहां पर अपन अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग को dx अपॉन dt से भी लिखते हैं, इससे भी दर्शाते हैं, इससे भी दर्शाते हैं, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे लिखें, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, वेग होगा dx अपॉन dt, क्या लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dt से लिख सकते हैं, या फिर माइनस dA माइनस x अपॉन dt समानुपाती a माइनस x। ये क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस x। इस प्रकार से अपन इसको यहां पर लिख सकते हैं। यह समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई है, और इसी समीकरण को अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण, क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण। देखो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अपने को बताया है कि अभिक्रिया का जो वेग है, ये सारे के सारे वेग हैं, आप देख रहे हो, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समयांतराल, ये समयांतराल है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अब ये माइनस अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है उसको दर्शा रहा है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में समयांतराल, ये माइनस, ये अभिकारकों के रेस्पेक्ट में लिखा है तो ये माइनस, किसके समानुपाती, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। तो अभिकारकों की सांद्रता तो यही बची ना, यहाँ पर t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ये होगा। अब dx ये वेग, ये चिन्ह हटाएंगे तो k1 ये क्या है, स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k1 ये माइनस x, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण। तो सभी लिख सकते हो। अब अपन निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित वेग समीकरण। अब अपने को क्या निकालना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण निकालना है। इसी समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, समीकरण एक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है निम्न प्रकार से, समीकरण एक को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखना, ये x की टर्म इधर ले आए, dx अपॉन a माइनस x बराबर k1 dt लिख सकते हैं। कौन सी समीकरण अपने को यहां पे प्राप्त हो रही है, dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1 dt। अब इसका समाकलन करने पर ये समीकरण, समाकलन का सिंबल लगा देते हैं अपन यहां पे, इसका क्या कर देंगे अपन यहां पर समाकलन, देखो dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x। इस उत्तर से अपन को क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करेंगे अपन, तो इसका समाकलन होगा माइनस ln a माइनस x, और स्थिरांक का समाकलन क्या होता है, स्थिरांक ही रहता है, और इसका dt का क्या होता है, t लिमिट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, समाकलन स्थिरांक यहां पर आएगा। c क्या है, c समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक का मान, समाकलन
स्थिरांक का मान समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए, पता है आपको, करने के लिए प्रारंभिक स्थिति ली जाती है। अभिक्रिया की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था कौन सी लेते हैं? कौन सी प्रारंभिक अवस्था का मतलब है t बराबर 0, तो अक्ष क्या रहेगा? t 0 रहेगा, तो अक्ष क्या रहेगा? 0। तो c बराबर क्या होगा बताओ? ये t बराबर 0 और c अक्ष बराबर 0 यहां पर रखेंगे। t बराबर 0 तो ये मान क्या हो जाएगा? 0। अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस ln a। तो c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ln a। तो t बराबर 0 और अक्ष बराबर 0 रखकर उपरोक्त समीकरण को हल करने पर क्या प्राप्त हुआ? c बराबर माइनस ln a। फिर से मैं बता रहा हूं, t बराबर 0, ये 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अक्ष 0 रखोगे तो ये 0, क्या बचेगा? c बराबर माइनस ln a। तो c का मान क्या आया? माइनस ln a। c का मान, c यानी समाकलन स्थिरांक, c का मान, समाकलन स्थिरांक c का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर क्या आएगा? माइनस ln a माइनस x बराबर k1t, और ये क्या हो गया? माइनस ln a। ये मान अपने को प्राप्त हुआ है, ये समीकरण प्राप्त हुई है। समाकलन स्थिरांक का मान यहाँ पर अपन जब पुट करते हैं तब ये समीकरण अपने को प्राप्त होती है। क्लियर है ये बात सभी को? अब इस वैल्यू को अपन इधर लाएं तो ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखें? ln a माइनस ln a माइनस x बराबर k1t। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुआ। इस समीकरण को ln क्या आ जाएगा? यहां से कॉमन, और क्या लिख सकते हैं? a अपॉन a माइनस x। इस माइनस वाली वैल्यू को नीचे लिख सकते हैं अपन, बराबर k1t। तो यहां पर मैं लिखूं k1 ln बराबर log, या इसको लिखूं 2.303, अपन क्या लिख सकते हैं? log लिख सकते हैं। ln बराबर 2.303 क्या लिख सकते हैं? log। तो यहां पर मैं लिखूं 2.303 log a अपॉन a माइनस x बराबर k1t। ये समीकरण यहाँ पे अपने को प्राप्त हुई। इसी समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं? k1 इजिकल टू 2.303 बट्टे t, और ये क्या हो जाएगा? log a अपॉन a माइनस x। ये समीकरण जो अपने को प्राप्त हुई है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी समीकरण है? अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित, कौन सी निकाल रहे हैं अपन? समाकलित वेग समीकरण। अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण है, और अपनी जो बोर्ड की एग्जाम लगती है उसमें इस समीकरण पे बेस्ड न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट अपने को पूछा जाता है। ये बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी समीकरण डिटरमाइन कर सकते हैं, या कौन सी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? समाकलित वेग समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं।
एक बार मैं फिर से इसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर इसको अपन रफ करके इसकी अंतराल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल इक्वेशन के बारे में। चलो अपन बात करते हैं, किसे कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वेग 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 अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्लियर? उसे क्या कहते हैं अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डेफिनेशन सबको क्लियर हुई। अब इसकी अपन वेग नियम, क्या यही है वेग नियम, तो कैसे निकालेंगे ये डेरिवेशन? जैसे एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, जैसे ये कोई अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद। इस अभिक्रिया पर अपन विचार करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रारंभ में अभिकारक, इसकी सांद्रता क्या है? A, t बराबर 0 समय पर, तो उत्पाद तो 0 समय पर क्या रहेंगे? 0, और t समय पर सांद्रता ये अक्ष बन गया, तो ये कितना बचा? A माइनस अक्ष सांद्रता मोल प्रति लीटर, इकाई सांद्रता की मोल पर लीटर। क्लियर है सभी को? ये सांद्रता की मैंने क्या लिखी है? इकाइयां। ये अभिकारक A माइनस अक्ष है, उसकी सांद्रता की इकाई है, ये उत्पाद अक्ष है, इसकी सांद्रता की इकाई। तो आप समझ गए होंगे ये dx/dt उत्पाद के रिस्पेक्ट में वेग लिखा जाता है, तो ये कभी माइनस नहीं हो सकता। dx/dt क्या? उत्पाद के रिस्पेक्ट में वेग होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती। ये क्रिया बचे हुए क्रियाकारक, इसकी सांद्रता, और ये क्या है? वेग वेग वेग। बताओ इनकी सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है या नहीं है? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यहां से हटाने के लिए क्या आता है? एक क्या आएगा? एक स्थिरांक आएगा। तो ये स्थिरांक, इसको क्या कहते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और इसको किससे दर्शाएंगे अपन? K1 के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ये कौन सी समीकरण? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित वेग समीकरण अपने को ज्ञात करनी है, तो इस समीकरण को थोड़ा सा अपन इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। अक्ष अक्ष की वैल्यू इस साइड में कर लेते हैं, और ये dt वाली वैल्यू अपन इस साइड में ले जाते हैं। तो इसका क्या करते हैं समीकरण का? फिर ये इस प्रकार से सेट करके इसका क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। बताओ समाकलन में कहीं पे लिमिट आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो लिमिट नहीं आती, यानी ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट नहीं आती है, उस समाकलन को सोल्व करते हैं तो एक स्थिरांक आता है। तो सोल्व करने पर ये क्या आया यहाँ पर? स्थिरांक। समाकलन किस फॉर्मूले से सोल्व किया इसको? इस फॉर्मूले से सोल्व करने पर ये अपने को प्राप्त होता है समाकलन करने के बाद में वैल्यू। अब अपने को समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन इनिशियल कंडीशन में जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था मतलब t बराबर 0, तो t बराबर 0 होगा तो वहां पर उत्पाद क्या रहेगा? 0। t बराबर 0 और x बराबर 0, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये t बराबर 0, तो ये k1 से गुणा होके ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0, और यहां पर भी अपन 0 रखेंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा, और c बराबर क्या होगा? -ln a, और यही मान अपन -ln a इसी के स्थान पर इस समीकरण में रखेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगी? -ln a - x बराबर k1t, और ये c का मान यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब इसको अपन इधर ले आए तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो गई, ln क्या आ गया? कॉमन आ गया, ये a, और ये अपन माइनस वाली वैल्यू नीचे लिखी है यहाँ पर a - x, ये बचा k1t। क्लियर? ln इजिकल टू अपन 10 बेस के रूप में इसको लिख रखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log लिख सकते हैं इसको। तो ये ln के स्थान पर ये वैल्यू पुट करी 2.303 log a - x बराबर k1t। केवल k1 बराबर क्या हो जाएगा? इसका t का क्या लगा दो भाग, k1 बराबर 2.303 t log a - x। यह समीकरण सभी को याद रहनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी समीकरण है? समाकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण है? समाकलित वेग समीकरण। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो ये समाकलित वेग समीकरण अपने को एनी टाइम याद रहनी चाहिए। इसी से अपने को क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं।
तो ये समाकलित वेग समीकरण अपने को ध्यान रखनी है। ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई है। चलो इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। K1 बराबर 2.303 बट्टे टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये समीकरण कौन सी समीकरण है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। अब अपन एक निकालते हैं इंटरवल इक्वेशन। या इसको अपन बोलते हैं अंतराल समीकरण। कौन सी समीकरण बोलते हैं? अंतराल समीकरण। अब अपन बात करेंगे किसे कहते हैं अंतराल समीकरण। इस अंतराल समीकरण के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, अंतराल समीकरण कब ज्ञात की जाती है? जब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी हुई रहती है। कब ज्ञात की जाती है? जब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी हुई रहती है। कब? जब प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो, उस समय अपने को कौन सी इक्वेशन ज्ञात करने की आवश्यकता होती है? अंतराल समीकरण अपने को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। माना दो समय है T1 एवं T2 पर ये जो उत्पादों की अपघटित सांद्रताएं क्रमशः है x1 एवं x2 है। तो अंतराल समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने को क्या दे रखा है? दो टाइम पर उत्पादों की अपघटित सांद्रताएं दे रखी है। इस टाइम पर यह अपघटित सांद्रता है, इस टाइम पर यह अपघटित सांद्रता है। तो इससे अपन अंतराल समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो कैसे लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं K1 इजिकल टू 2.303 बट्टे T1। अब अपन एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा। इस T1 को इधर ले जा सकते हैं और K1 को क्या ला सकते हैं? अपन इसके नीचे ला सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना अपने को। K1 का भाग देना है और T1 को अपन कहां ले जा सकते हैं? उधर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये T1 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा K1 log a अपॉन a माइनस x1। ये समीकरण हो गई एक। और T2 समय पर जो सांद्रताएं होगी वो क्या होगी? 2 पॉइंट अपघटित सांद्रताएं 303, ये K1 और ये log ये a माइनस x2। ये समीकरण 2 हो गई। अब अपने को क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ये घटा करके अपने को समीकरण क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या मान अपने को प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा T2 माइनस T1। समीकरण 2 में से एक घटाएंगे, ये वैल्यू है कॉमन। क्या है यहां पर? 2.303 अपॉन K1, ये हो जाएगा यहां पर log। और इसको सोल्व करोगे तो ये प्राप्त होगा a माइनस x1 बट्टे a माइनस x2। बस यही समीकरण कौन सी समीकरण कहलाती है? इंटरवल इक्वेशन। या इसको अपन कौन सी समीकरण कहते हैं? अंतराल समीकरण कहते हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। अब अपन क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल
समीकरण का आरेखीय निरूपण, आरेखीय निरूपण यानी अंतराल समीकरण का आरेखीय निरूपण क्या होगा उसके बारे में अपन अब बात करेंगे। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को अंतराल समीकरण तक की। अब देखना अपने को क्या करना है, केवल इस मान को इधर लाना है। तो क्या ये के उल्टा हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, 2.303 का क्या लग जाएगा भाग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन K1 बट्टे 2.303 और ये हो गया, ये मान पढ़ाई है T2 माइनस T1 बराबर क्या है, ये log a माइनस x1 बट्टे a माइनस x2। इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं log a माइनस x1 a माइनस x2 इजिकल टू K1 2.303 T2 माइनस T1। ये क्लियर हुई बात सभी को। अब इस अंतराल समीकरण में मैंने क्या करा, ये अपने को अंतराल समीकरण क्या रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। तो इस अंतराल समीकरण में क्या करा है, कुछ नहीं करा है, बस इस वैल्यू को इधर ले गया तो ये उल्टी हो गई और यहां पर ये मैंने लिखा है। अब अपन देखेंगे सरल रेखा समीकरण। सरल रेखा समीकरण क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। तो यहां पर c तो है नहीं इसमें, यहां पर क्या है, ये क्या है आपका y, ये क्या है आपका m और ये क्या है आपका x। तो किस किस के मध्य आरेख प्लॉट करोगे, आरेख अपने को प्लॉट करना है x एक्सिस पे कौन है, ये सॉरी y एक्सिस पे, y पे कौन है, ये रहा log a माइनस x1 बट्टे a माइनस x2। ये y एक्सिस, x एक्सिस पे कौन है, टाइम t2 माइनस t1, ये रहा टाइम। अंतःखंड है यहाँ पर नहीं है, तो आरेख कहां से, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा और ये इसका क्या है, स्लोप। स्लोप यानी ढाल, जो क्या होता है, किसके बराबर है ढाल यहाँ पर, K1 2.303। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई या नहीं, एक बार मैं फिर से इसको फिर से बता रहा हूं। इंटरवल इक्वेशन किससे निकालेंगे, इंटरवल इक्वेशन भी अपने को किससे निकालनी है, बस समाकलित समीकरण को ही अपने को काम में लेना है, इसी इक्वेशन को। इसमें T1 इधर ले जाएं और K1 इधर ले आए, तो यही समीकरण मैंने यहां पर प्रयोग करनी है। कब का यूज करी जाती है इंटरवल इक्वेशन, जब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का ज्ञान नहीं हो और दो टाइम पर T1 और T2 समय पर उत्पादों की अपघटित सांद्रताएं अपने को दे रखी हो। जैसे T1 समय पर x1 है उत्पादों की अपघटित मात्रा और T2 समय पर उत्पादों की अपघटित मात्रा क्या है, x2 है। तो अपन कैसे अंतराल समीकरण ज्ञात करें, T1 समय पर ये है मात्रा, ये लिखा मैंने x1, और T2 समय पर कितनी है मात्रा, ये x1 और x2, ये उत्पाद की मात्रा है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। और फिर अपने को क्या करना है, T2 वाले में से T1 वाली घटानी है, इसमें से ये घटा दो, तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, इतना टाइम पीरियड, अंतराल, एक अंतराल ही तो आ रहा है ना। ये समीकरण अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल इक्वेशन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, बस इतना करना है, इस वैल्यू को अपने को इधर ले आना है, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहां पर ये मान अपने को प्राप्त हुआ और इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में। फिर मैंने कहा सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c। तो ये c तो है नहीं, y एक्सिस पे क्या आएगा, ये, और ये रहा आपका m, स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। तो यहां पर स्लोप क्या है, ये रहा इसका स्लोप, और ये x एक्सिस रही। ये मैंने आपको क्लियर मैं करवा चुका हूं। ये बात सबको आपको समझ में आई अच्छे से। चलो अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अभी तक मैंने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन बताई, इसकी कौन सी समीकरण बताई आपको, अवकलित वेग समीकरण बताई, कौन सी बताई इसकी, समाकलित वेग समीकरण बताई, कौन सी बताई,
इंटरवल इक्वेशन इसकी बताई आपको मैंने, ये चीजें मैं आपको, और क्या बताया इसका इंटरवल इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा दिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, ये तुरंत मैं बता देता हूं। इसके वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। पहले भी मैं बता चुका हूं ये तो आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो अब अपन बात करते हैं जो समाकलित वेग समीकरण था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये अंतराल समीकरण की बात हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। समाकलित वेग समीकरण का आरेखीय निरूपण। तो समाकलित वेग समीकरण का आरेखीय निरूपण क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेंगे। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस वैल्यू को इधर लिखने पर अपने को क्या मान यहां पर प्राप्त होगा, ये एक बार मैं लिखता हूं। समाकलित वेग समीकरण ये रही 2.303 बट्टे टी और ये log a/a माइनस x, ये वैल्यू अपने पास यहां पर है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t1 बराबर 2.303 बट्टे k1 और ये log ये a/a माइनस x। क्लियर है। इसको मैं इधर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको k1 2.303 गुणा t1 बराबर log a/a माइनस x। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, एक ही बात है। log a/a माइनस x बराबर k1 2.303 गुणा t, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, y बराबर ये m और ये क्या हो गया x। रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आप सभी, क्या हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, x पे क्या है बताइए, x पे क्या है, ये रहा x पे क्या है इसका t1, y पे क्या है इसका a/a माइनस log a/a माइनस x। ये किस पे है, इसका y पे होगा। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका ये पड़ा इसका स्लोप या ढाल। स्लोप क्या हो जाएगा इसका k1 अपॉन 2.303। ये क्या हो गया, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैं करवा चुका हूं। तो इस कौन सी समीकरण से अपने को, कौन सी समीकरण से निकालना है, ये जो समाकलित समीकरण है उसी से। समाकलित समीकरण में t1 को, ये समाकलित समीकरण लिखी यहां पे, कौन सी समीकरण है, समाकलित। और समाकलित समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं चेंज करा इसमें, ये t लिख सकते हैं, t1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम है यहां पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, t। तो इसमें क्या लिखा मैंने यहां पे, t को इधर और k1 को इधर। क्लियर ये बात। अब इस वैल्यू को जैसे इंटरवल इक्वेशन में भेजा था इधर भेज दो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लो ये गुणा में t, इसको पहले लिख दिया मैंने, इसको बाद में। ये y पूरा का पूरा वैल्यू y एक्सिस पे आ गया। ये क्या है, ये x t वाला, ये क्या है, ये x एक्सिस पे आ गया। और ये क्या है इसका, ये क्या हो गया इसका स्लोप हो गया। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को। चलो अब अपन बात करते हैं आगे वाली इक्वेशन की। इसकी एक अंतराल समीकरण अपन और भी लिख सकते हैं। अब उस दूसरे अंतराल इक्वेशन की अपन बात करेंगे। आप इसको आसानी से उतार सकते हो, लिख सकते हो। इसके नोट्स भी आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। चलो
अब जैसे अंतराल समीकरण का एक अन्य आलेख भी है, उस आलेख के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे यहां पर मैं बताऊं, सॉरी, समाकलित समीकरण, समीकरण का ये कौन सा आरेख है? आरेखीय निरूपण, ये दूसरा आरेख है। समाकलित समीकरण का एक अन्य आरेख है, इस आरेख से भी अपन समाकलित समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे ये समीकरण है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log a माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? K1 2.303 गुणा t, या इसको ऐसे लिख दो, K1 2.303 गुणा t लिखा बराबर log, ये log a और माइनस log a माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखना यहां पर, इस log a माइनस x को मैं इधर लिया हूं एक अकेले को, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। log a माइनस x, ये किसका हो गया मान? यहां पे ये प्लस की वैल्यू हो गई, और ये लिखा मैंने K1 2.303 ये गुणा t, और ये प्लस क्या आ गया? log a अपने को यहां पर प्राप्त हो गया है। ये वैल्यू अपने को यहां पे प्राप्त हुई। अब देखो इसका आलेखीय निरूपण अपन कर सकते हैं, y बराबर mx प्लस c। तो इसका आरेख आप आसानी से बना सकते हो। ये क्या y पे क्या है? log a माइनस x है। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये माइनस की। और ये x पे क्या है? t है। और देखो ये c क्या है? इंटरसेप्ट, अंतःखंड है। क्या है? अंतःखंड। अब ये अंतःखंड क्या है? कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, इसका मतलब आरेख मूल बिंदु से नहीं होगा। ये क्या होगा इसका? ये क्या है? इतना अंतःखंड, और इस अंतःखंड का मान कितना है? log a। अंतःखंड का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? log a। ये क्या है? अंतःखंड। चलो इसको, हाँ, अब अपन देखते हैं इसका स्लोप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके स्लोप की। अब आप देखते हो इसका, देखो स्लोप किस में है? स्लोप किस में? नेगेटिव में है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा। और ये क्या होगा? इसका अंतःखंड। तो स्लोप क्या है इसका? स्लोप बराबर माइनस K1 2.303। ये इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो। कैसे? इसी समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं? log a और फिर क्या लिखें? log a माइनस x K1 2.303 गुणा t1। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब इसको अपन, इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा है, कुछ नहीं करा है। क्लियर? अब इसको, इस माइनस वाली वैल्यू को इस साइड में लाएं तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी होगी अपने पास? प्लस की प्राप्त होगी ये वैल्यू। और या फिर आप इसको क्या कर सकते हो? संपूर्ण समीकरण को किससे गुणा कर सकते हो? माइनस से गुणा कर सकते हो। और माइनस से गुणा करने के बाद में ये माइनस का, ये मान भी किसका? माइनस का, और ये मान किसका हो जाएगा? प्लस का। और इस माइनस वाले मान को इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये समीकरण अपने को यहाँ पे प्राप्त हुई। अब इसी में देखना है अंतराल समीकरण, ये सरल रेखा समीकरण से इसका कंपैरिजन करना है। तो सरल रेखा समीकरण क्या हो गया? y बराबर ये रहा m, ये माइनस का है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर स्लोप किसका है? ये स्लोप किस में आएगा? यहाँ पे माइनस में आएगा। ये स्लोप माइनस का है, तो ये है स्लोप। माइनस का होने पर इसका क्या होगा? ये आरेख ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में आएगा। कब? जब स्लोप क्या हो? नेगेटिव हो। ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब इसको आप डिनोट सभी कर सकते हो, तो इसको आप नोट करो। अब अपन इसकी बात करेंगे अर्ध आयुकाल की। इसकी बात करते हैं अर्ध आयुकाल की।
हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ, यानी क्या कहते हैं इसको, अर्ध आयु काल। अब आप जानते हो अर्ध आयु काल का मतलब टी बराबर क्या लिखा जाता है, टी हाफ, अक्स बराबर क्या लिखा जाता है, a/2। बस यही वैल्यू कौन सी समीकरण में पुट करनी है अपने को समाकलित वेग समीकरण में, दैट्स वैल्यू आर पुट, ये वैल्यू अपने को पुट करनी है। तो ये टाइम को इधर ले ले अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं t इजिकल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x। टी की जगह क्या लिखें, टी हाफ 2.303 अपॉन k1, ये लिखे अपन log, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन a/2। तो देखना इसमें a अपॉन a/2, इधर देखना एक a में से आधा a घटाओगे तो आधा a बचेगा, कितना बचा, आधा a, और ये a से a कैंसिल और ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ये log 2 आएगा या नहीं आएगा, जैसे मैं बताऊं इसको सोल्व करके a अपॉन a माइनस x के स्थान पर क्या लिखना है, a/2, ये आधा a घटाओगे, एक पूरे a में से साप्ते में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा यहाँ पे, a अपॉन a/2, तो a से क्या हो गया कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ये क्लियर हुई। और log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 बराबर 0.3010, ये log 2 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 2.303 अपॉन k1, और ये कितना 0.3010, इसको सोल्व करेंगे तो टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन k1, ये क्या है, टी हाफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसमें ये अपने को समीकरण अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हो, क्या इसका टी हाफ अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, क्या दिख रहा है क्या कोई ए वगैरह आपको, नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या लिखा था, टी हाफ समानुपाती ए, याद है या नहीं है, वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज क्लियर हुई। एक बार फिर से टी हाफ ज्ञात करने के लिए टी की जगह टी हाफ, x की जगह a/2 समाकलित समीकरण में मान रखा, ये वैल्यू अपने को प्राप्त हुई। आप देख सकते हो टी हाफ अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर डजंट डिपेंड, कोई निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण क्या पढ़ने हैं, इसके एग्जाम्पल यूनिट हो गई, इसका क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया, यानी टी हाफ हो गया इसका। अब अपने को क्या पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके 2-4 एग्जाम्पल अपने को देखने हैं। जैसे मैं बताऊं इसका एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्राइड का विघटन का तापीय विघटन ले लो, और सभी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं एक्टिव रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपने को ध्यान रखना है, जितने भी रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं होती हैं या जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अमोनियम एजोआइसोप्रोपेन या एजोआइसोप्रोपेन का तापीय विघटन, एजोआइसोप्रोपेन का थर्मल या तापीय विघटन, ये सभी रिएक्शन कौन सी होती है, अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन ले लो, चाहिए अपने को ध्यान रखना है सभी को। और इस प्रकार से ये अपनी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कंप्लीटेड। तो इसको सबको अच्छे से नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करना है। इसके न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा इसके अगली क्लास में। तो जो समीकरणें बताई वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, पढ़ना है, रिकैप करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।